हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7 और मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट की। इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखना शुरू करें, मैं आपको यह बता देता हूं कि भैया इस वीडियो से पहले भी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, तो प्लीज उनको जाके देख लें। अगर आपको स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ना है एंड उसके लिए आपको कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पर जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, मेरे जितने भी पार्ट्स के वीडियोज हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अच्छा, इसके बाद स्टाफिंग के इंट्रोडक्शन और प्रोसेस के बाद मैंने आपको बताया है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये वाली जो क्लास है डेडिकेटेड है टोटली रिक्रूटमेंट को। मेरे पीछे आपको कुछ सीवियां दिख रही होंगी, सीवीज, रेज्यूमे या फिर बायोडाटा जिसे हम कहते हैं, वो दिख रहे होंगे। एंड यहां पे इसका रिलेवेंस ये है क्योंकि बेटा रिक्रूटमेंट का मतलब ही होता है कि आपको सबको बुलाना है, सबको इनवाइट करना है कि आओ और हमारे यहां आके अप्लाई करो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि पूरे इंडिया में जितनी भी जनता है ना, उसमें से जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको मोटिवेट करना, स्टिमुलेट करना कि आओ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरियां निकली हुई हैं, वैकेंसी या पोस्ट निकली हुई हैं, इनको आके भरो, इनके लिए आके अप्लाई करो। उसके लिए आपको अपना रेज्यूमे या बायोडाटा या सीवी हमारे यहां जमा करवाना होगा। तो भैया बहुत सारे लोगों में से जो बेस्ट इंसान है वो आपको ढूंढना है एंड उसको स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट का मतलब होता है उसको प्रभावित करना है, अपनी बातों में, अपनी बात में उलझाना है और उससे कहना है कि आओ और हमारे यहां आके क्या कर दो, हमारे यहां आके अप्लाई करो, क्योंकि हमारे यहां निकली हुई है बहुत सारी नौकरियां। रिक्रूटमेंट का मतलब यही होता है कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को सर्च करना। तो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहां पे हम सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज के लिए कि आओ भैया और हमारे यहां आके नौकरी करो। अब सर ये प्रोस्पेक्टिव वर्ड का क्या मतलब होता है, तो सुनो ध्यान से। देखो, मान लो कोई बच्चा है और उसको 10 रुपए दे तुरतुरे खाने हैं। क्या खाने हैं? 10 रुपए दे तुरतुरे। तो जो सपाट 10 रुपए के कुरकुरे खाने, तो उसको 10 रुपए के कुरकुरे खाने, लेकिन उसके बाद 10 रुपए है नहीं। हाँ, उसके बाद 10 रुपए हो जाएंगे, वो मुझसे खरीद लेगा, तो वो हो जाएगा कंज्यूमर। लेकिन अभी वो सोच रहा है, दुकान पे आया है और उसके पास 10 रुपए है नहीं, सोच रहा है कि खरीदूं या ना खरीदूं, मतलब कुरकुरे खाने हैं, नीड है, वांट है या डिजायर है, जो भी है, वो बच्चा कुरकुरे खाना चाहता है, तो वो भी हुआ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर या प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर। मतलब वो खाएगा, आएगा मेरी दुकान पे और खरीदेगा। अभी खरीद नहीं रहा है, जब वो खरीद लेगा ना तो वो कंज्यूमर हो जाएगा या फिर एक्चुअल कंज्यूमर या एक्चुअल बायर हो जाएगा। बेटा वैसे ही होते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, जो मेरे यहां एम्प्लॉय बन सकते हैं बट अभी एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है ना? तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है, सर्च करना है जो आपके एम्प्लॉइज बन सकते हैं और उनको स्टिमुलेट करना है, मतलब प्रभावित करना है अपनी बातों में कि आओ और हमारे यहां आके क्या करो, हमारे यहां आके जॉब के लिए अप्लाई करो, अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद रिक्रूटमेंट के 2-3 सोर्सेज हैं, 2 सोर्सेज हैं बेसिकली, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को ले आते हो कहीं ना कहीं से ढूंढ के और उनको कहते हो कि चलो ये जगह खाली है, अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया, अब तुम ये काम करोगे, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लेके आते हो। इंटरनल सोर्सेज रिफर्स टू इनवाइटिंग कैंडिडेट्स, आपको यहां पे कैंडिडेट को इनवाइट करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कहना है कि भैया वो कहते हैं ना कि बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। जब बगल में ही छोरा बैठा है तो शहर में ढिंडोरा करने का फायदा क्या? इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब ही यही है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को ढूंढ के लाना है, या तो उनका प्रमोशन करना है, या तो उनका ट्रांसफर करना है, या तो लेड ऑफ एम्प्लॉयज को वापस बुलाना है। सबका मतलब मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आपको लोगों को बेसिकली लेके आना है और जो भी पोस्ट या जो भी वैकेंसी खाली है ना, उनके लिए स्टिमुलेट करना है कि इनके लिए अप्लाई कर दो और नौकरी करो। अब 3 मेजर सोर्सेज होते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। सबसे पहला आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर में आप एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट कर देते हो। जैसे मैं कहूं कि भैया किसी एम्प्लॉय को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हमने भेज दिया परचेज डिपार्टमेंट तक। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हमने परचेज डिपार्टमेंट को भेज दिया। ठीक है, एक तो हो गया ये, एक तो ये तरीका है ट्रांसफर करने का कि भैया एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दो। दूसरा तरीका ये है कि भैया दिल्ली से मुंबई भेज दो, कि दिल्ली में एक काम कर रहा था, अब उसको हम मुंबई भेज रहे हैं। तो 2 तरीका तो ये हो गया ट्रांसफर करने का।
और तीसरा तरीका यह है कि भैया मान लो वो बंदा मॉर्निंग शिफ्ट का था तो उसको आपने किस में डाल दिया, उसको आपने नाइट शिफ्ट में डाल दिया, तो शिफ्ट चेंज करने को भी हम ट्रांसफर कहते हैं। बेसिकली 3 तरीके के ट्रांसफर देखे जाते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेज दो, लोकेशन वही रहेगी, या तो पूरी की पूरी लोकेशन ही चेंज कर दो, और या तो फिर मॉर्निंग शिफ्ट से नाइट शिफ्ट में डाल दो या नाइट शिफ्ट से मॉर्निंग शिफ्ट में डाल दो। यहां पे बेसिकली शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, या तो एक जॉब से दूसरे जॉब पे, या तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, और या तो एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट पे। 3 तरीके से बेसिकली ट्रांसफर किए जाते हैं। ओके, बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन का मतलब होता है यहां पे आप इंप्लॉइज को हायर पोजीशन पे शिफ्ट कर देते हो। मान लो एक इंप्लॉय है मैनेजर, और जब हम उसका प्रमोशन करेंगे ना तो उसको हम बना देंगे सीनियर मैनेजर। ओके, तो सीनियर मैनेजर का अगर प्रमोशन करेंगे तो हम क्या बना देंगे, सीनियर मैनेजर का अगर हम प्रमोशन करेंगे तो उसको बना देंगे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप प्रमोशन करते रहते हो। वाइस प्रेसिडेंट से क्या बना देंगे, प्रेसिडेंट बना देंगे या मैनेजिंग डायरेक्टर बना देंगे, कुछ ऐसे करते रहेंगे। इसका मतलब इट रिफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन। उसको हायर पोजीशन हम दे रहे हैं। अच्छा, हायर पोजीशन के साथ आती है हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, मतलब कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रेस्टीज यानी कि रुतबा आपका बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, फैसिलिटीज बढ़ती हैं, और इसके बाद पैसा बढ़ता है, पे भी बढ़ता है। अब जैसे आपने स्पाइडरमैन मूवी में सुना होगा, विद द ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पावर ज्यादा मिलेगी ना, अगर पावर बढ़ेगी, अथॉरिटी बढ़ेगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो रुतबा बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा तो पैसे भी बढ़ेंगे और फैसिलिटीज भी बढ़ेंगी। ये तो हो गया प्रमोशन। आई होप कि आप प्रमोशन समझ गए होंगे। आपने प्रमोशन और ट्रांसफर कभी ना कभी सुना होगा। अगर मैं ट्रांसफर की बात करूं, अगर जो बच्चे किसी आर्मी मैन की फैमिली से बिलोंग करते हैं या किसी पुलिस वाले की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां पे पुलिस वाले और आर्मी वाले हैं, वो जानते होंगे इस दुख, दर्द और पीड़ा को, जब पुलिस वालों का और आर्मी पर्संस का बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता है। ठीक है, प्रमोशन आप समझ गए होंगे। एंड अब बात करते हैं ले ऑफ की। अब ले ऑफ में यार बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं आज सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर देना चाहता हूं। ले ऑफ मतलब होता है जब कंपनी में काम नहीं था, कंपनी ने अपने कुछ वर्कर्स को टेम्परेरीली निकाल दिया, और जब काम हुआ तो वापस बुला लिया, बस इसे कहते हैं ले ऑफ। जैसे कोविड-19 के टाइम पे कंपनियों ने नौकरी से परमानेंट नहीं निकाला, उन्होंने टेम्परेरीली निकाला, इसे कहते हैं ले ऑफ। और जब दोबारा से कंपनियां खुलने लगी, लॉकडाउन हट गया, कोविड-19 धीरे धीरे जाने लगा, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा लोगों को बुला लिया। मतलब टेम्परेरी वर्कर्स को जब आप दोबारा काम करने के लिए बुलाते हो, ठीक है, इसे हम कहते हैं ले ऑफ। इसके अलावा ये वो लोग होते हैं जिनको टेम्परेरीली सेपरेट कर दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन से ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। क्योंकि काम की कमी थी, इसलिए उनको टेम्परेरीली सेपरेट कर दिया गया था, क्योंकि काम की कमी आ रही थी। ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं था तो लोगों को निकाल दिया, काम आया, लोगों को दोबारा बुला लिया। ये है आपके इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, जब आप इंटरनली लोगों को हायर कर सकते हो और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरियां प्रदान कर सकते हैं। आप चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदे और इसके कुछ नुकसान। तो बच्चा पार्टी एक बात बताओ, लॉजिकली बात बताओ, अगर आप किसी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, अगर आप इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट कर रहे हो, ठीक है, इंटरनल सोर्स से क्या कर रहे हो, आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, तो मुझे बताओ उसके क्या फायदे होंगे, लॉजिकली बताओ। सबसे पहली बात तो ये कि यार इंटरनल सोर्स से अगर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ना, तो एडवर्टीजमेंट वगैरह का खर्चा बचेगा, यानी कि पैसा बहुत बचेगा। उसके बाद टाइम बहुत बचेगा, लोग आएंगे नहीं, मतलब इंटरव्यू, सिलेक्शन, टेस्ट, ये सब लेने की जरूरत नहीं है। वो बंदा पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो टाइम बहुत बच जाएगा। इसके बाद ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट कराने की कोई जरूरत नहीं बचेगी। भैया ओरिएंटेशन तो नए इंसान का कराएंगे ना, जो बंदा पुराना है, जो कंपनी के बारे में सब कुछ जानता है, उसका क्या ओरिएंटेशन कराओगे। उसके बाद इंटरनल सोर्स से अगर आप लोगों को प्रमोट करोगे या ट्रांसफर करोगे तो बंदा मोटिवेटेड फील करेगा कि हाँ यार हमारे काम को वो दिया गया, तवज्जो दिया गया, इंपॉर्टेंस दी गई, हम 10 साल से 20 साल से एक ही कंपनी में लगे हुए थे और अब आखिरकार जाके हमारा प्रमोशन हुआ, तो बंदा मोटिवेटिंग फील करेगा और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड, एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर इंटरनली आप रिक्रूट करते हो लोगों को, तो जो पूरा प्रोसेस है ना, जो मैंने आपको बताया था, सिलेक्शन, अप्रेजल और प्रमोशन और ट्रांसफर और ये क्या कहते हैं, कंपनसेशन, ओरिएंटेशन, ये सारी तकलीफ हट जाएगी। आपका जो पूरा प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा।
तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, आपका टाइम बचेगा, कोई वेस्टेज नहीं होगा टाइम का ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि बंदा पहले से ही ट्रेन होगा, क्योंकि बंदा पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वो ट्रेंड है, वो डेवलप्ड है, तो आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टाइम का वेस्टेज नहीं होगा। उसके बाद अगर आप इंटरनली जॉब्स को भरते हो तो वो सस्ता पड़ता है आपको, क्योंकि एडवर्टीजमेंट वगैरह का कॉस्ट आपका बच जाता है। उसके बाद बात आती है कि भैया इंडस्ट्रियल पीस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है। देखो इंडस्ट्रियल पीस का क्या मतलब है, अगर आपकी कंपनी में लोग 20-25 साल से काम कर रहे हैं, आपने उनको प्रमोशन नहीं दिया और बाहर से किसी को ले आए और ज्यादा सैलरी पे ले आए, तो जब 20-25 साल से काम कर रहा है ना, वो अंदर ही अंदर किलसेगा। क्या किलसेगा कि मेरी मेहनत का इंपॉर्टेंस नहीं रहा इस कंपनी में, मैंने मेहनत की और मुझे जब प्रमोशन देने की बारी आई तो किसी बाहर वाले को मिल गई वो अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल गलत है ये। अगर आप इंटरनली करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में पीस बना रहेगा, शांति बनी रहेगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अगर आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट में ज्यादा इंप्लॉइज हैं तो आप बगल वाले इंप्लॉइज को क्या दे सकते हो, सरप्लस ट्रांसफर कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मान लो दिल्ली में, दिख रहा है ना पर्पल कलर, हाँ दिख रहा है, मान लो दिल्ली में है 150 इंप्लॉइज और जरूरत है मात्र 100 की, तो इसका मतलब 50 ज्यादा है। और मुंबई में वहीं पे यहां पे 50 ज्यादा है। ठीक है, मुंबई में अभी 100 इंप्लॉई हैं और जरूरत है 150 की, इसका मतलब यहां पे 50 जो है वो कम है, तो यहां पे जो ज्यादा है इनको आप मुंबई भेज दो। ठीक है, कहने का मतलब है सरप्लस इंप्लॉय अगर कहीं है तो आप उनका एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो सरप्लस इंप्लॉय का। और लास्ट आता है नो नीड ऑफ इंडक्शन, अगर आप पुराने इंप्लॉयज को ही नौकरी देते हो तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इंडक्शन करने की। ठीक है, ओरिएंटेशन की कोई जरूरत नहीं है। ओरिएंटेशन करके करोगे क्या भैया, ओरिएंटेशन का कोई फायदा ही नहीं होगा। पूछो क्यों, क्योंकि पुराना एम्प्लॉय है, उसको कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, तो काहे का ओरिएंटेशन। तो ये तो हो गया एडवांटेज। अब मुझे बताओ यार डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे। देखो अब डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोगों को प्रमोशन मिलता रहेगा, ट्रांसफर मिलता रहेगा, तो बाहर के जो लोग हैं, जो फ्रेश टैलेंट है, जो आज का पढ़ा लिखा युवा है, वो कहां नौकरी करने जाएगा, काहे की नौकरी करेगा। तो इसका मतलब कि भैया फ्रेश टैलेंट आने का स्कोप बहुत ही कम हो जाता है इंटरनल सोर्सेस से। जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो लेथार्जिक हो जाते हैं, यानी कि आलसी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया आज नहीं तो कल मुझे प्रमोशन तो मिल ही जाना है, तो क्या करूंगा, मेहनत करके हटाओ। तो ये भी एक बड़ा लिमिटेशन है कि भैया जो अगर इन लोगों को पता लग गया कि इंटरनल रिक्रूटमेंट हो रहा है ना, तो काम ही नहीं करेंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे। उसके बाद कंपटीशन की स्पिरिट नहीं रहती है किसी में भी। ठीक है, कोई भी कंपटीशन में नहीं लगना चाहता, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो भैया वहां पे स्पिरिट नहीं रहती है कंपटीशन की। और चौथी और सबसे मेन समस्या यह है कि अगर आपको एम्प्लॉयज का कुछ ज्यादा ही ट्रांसफर करोगे ना, दिल्ली से मुंबई भेज दो, मुंबई से कश्मीर भेज दो, कश्मीर से लखनऊ भेज दो, लखनऊ से भोपाल भेज दो, इससे क्या होगा बेटा, इससे जो आप ट्रांसफर कर रहे हो ना एम्प्लॉयज का बार बार, तो एक एम्प्लॉय अकेले नहीं रहता है, उसके पीछे उसके बच्चे होते हैं, वाइफ होती है, फैमिली होती है, माँ बाप होते हैं, जहां जहां वो जाएगा वहां वहां और लोगों को भी जाना पड़ेगा। ठीक है, इससे हो सकता है अगर कुछ ज्यादा ही आप ट्रांसफर करते हो तो इससे एम्प्लॉय की और ऑर्गेनाइजेशन दोनों की प्रोडक्टिविटी गिरती है। ठीक है, ओके, चलो बात करते हैं यार नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आपको रिक्रूटमेंट करना है और इंटरनली लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो शहर भर है आपके पास तो पूरी दुनिया पड़ी है, एक्सटर्नली लोगों को बुलाओ। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जब आप बाहर से रिक्रूटमेंट करते हो ना, उसे कहते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूटमेंट करते हो तो उसे हम लोग कहते हैं इनवाइटिंग कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और बच्चों इसके कुछ कॉमन मेथड्स हैं, वो आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो मेथड आता है वो निकल के आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगर आप अपनी कंपनी के बाहर नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा दें कि भैया आओ और हमारे यहां आके अप्लाई करो। ठीक है, नोटिस बोर्ड पे अगर आप नोटिस लगा दें कि भैया आओ और हमारे यहां आके अप्लाई करो, तो उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एंड बिलीव मी कि इस पॉइंट का कीवर्ड ही क्या है, नोटिस। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड, एक नोटिस लगा दी जाती है नोटिस बोर्ड पे, ठीक है, कि आपकी कंपनी में जॉब अवेलेबल है,
आप आइए और आके अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप डायरेक्टली रिक्रूट कर रहे हो। आप अपनी कंपनी के बाहर एक नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा रहे हो कि भैया हमारे यहां जॉब अवेलेबल है, आओ और आके अप्लाई करो। ओके जी, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है कैजुअल कॉलर्स। अब कैजुअल कॉलर में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। कैजुअल कॉलर में ध्यान से सुनना, यहां पे ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। कैजुअल कॉलर का मतलब यह है, हेलो, हाँ जी, अरे वो आपके यहाँ जॉब है क्या? हाँ, टाटा टीसीएस से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां पे एचआर बोल रहे हैं, सर आपके यहाँ जॉब है क्या? तो एचआर मैनेजर कहेगा नहीं नहीं सर हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन उसका नंबर सेव कर लेगा। यानी कि जितने लोग, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक रिसेप्शन का ऑफिस होता है जहां पे लोग जाते हैं और अपना रेज्यूमे जमा कर करके आते हैं। कंपनी क्या करती है, या फोन करते हैं, कंपनी क्या करती है, उन रेज्यूमेस को या उन फोन नंबर्स को एक डाटाबेस में सेव कर लेती है, और जब जरूरत पड़ती है तो उस डाटाबेस से फोन नंबर निकाल के, रेज्यूमे निकाल के उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है और उनको दोबारा से हायर करती है। Many reputed business organizations keeps a database of the unsolicited applications. ऐसे एप्लीकेशंस का डाटाबेस क्रिएट करती है जिनको अभी तक नौकरी नहीं दी गई है लेकिन वो अच्छे हैं, ठीक है। और इस लिस्ट को भी रिक्रूटमेंट के लिए यूज किया जाता है। डाटाबेस बना लेती है कंपनी कि जब जरूरत होगी तो ये लोग काम आएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है एडवर्टीजमेंट। बच्चों एडवर्टीजमेंट में क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट में आता है कि भैया आप एडवर्टाइजिंग का यूज कर सकते हो, जैसे कि टीवी, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हो। एंड आपके पास एक वाइडर चॉइस हो जाती है, क्योंकि टेलीविजन से कहना, अगर आप टेलीविजन या रेडियो या न्यूज़पेपर में अगर एडवर्टीजमेंट देते हो ना रिक्रूटमेंट का, तो जगह जगह से लोग आपके पास आते हैं, बहुत ही वाइड सोर्स हो जाता है आपके पास लोगों के आने का। तो लोग दुनिया भर से आते हैं आपके पास। अच्छा, जो दुनिया भर के लोग हैं ना वो काबिल भी तो होंगे ना, कॉम्पिटेंट होंगे, तो ये फायदा है इसका। चौथा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऐसे समझो कि सरकार लगवाती है रोजगार मेले। अब रोजगार मेला का नाम आपने भी सुना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह अगर पढ़ते होंगे। रोजगार मेला सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है जहां पे बहुत सारी कंपनीज होती हैं और वो ऐसे करके बैठी रहती हैं, उनके लोग बैठे रहते हैं। आपको यहाँ पे रेज्यूमे जमा करना है एंड ये रेज्यूमे आपका इन कंपनीज के पास पहुंच जाएगा एंड फिर जिनको भी सही लगेगा वो आपको उसी दिन आके इंटरव्यू ले लेंगे आपका, और आपको क्या कर लेंगे, आपको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, आपको सेलेक्ट कर लेंगे। ये होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और ये किसके लिए जरूरी है, अगर आप अनस्किल्ड या फिर स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, प्लम्बर, कारपेंटर, कुछ इस तरीके की जॉब आप ढूंढ रहे हो, या जो रिक्रूटर्स हैं वो कुछ इस तरीके के लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो रोजगार मेला सरकार ऑर्गेनाइज करवाती है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आप जा सकते हो रैंडमली और वहां पे अपना रेज्यूमे लगा सकते हो। ओके, पांचवा आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट सारे बच्चे जानते हैं, जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो जाती है। आजकल बहुत फेमस है कैंपस रिक्रूटमेंट, इसीलिए हर बच्चा आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों में जाना चाहता है ताकि भैया यहां से निकलते ही हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, भैया लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं? देखो बेटा, हर शहर में आपने देखा होगा सुबह 4 या 6 बजे जाइएगा, वहां पे लेबर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको हम लोग लेबर मंडी भी कहते हैं, लेबर मार्केट या लेबर मंडी। वहां पे होता है एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर। आप उसको एक दिन पहले बता दीजिए, हाँ भैया अरे हमको 50 लोगों की जरूरत है, जरा अपने घर में साफ सफाई करवानी है, या घर के पीछे प्लॉट खाली है उसमें जरा साफ सफाई करवानी है, तो 50-100 लोगों की जरूरत है, जरा जुगाड़ कर दीजिए। वो अगले दिन आपके यहाँ 50-100 लोग भेज देगा, क्योंकि वो जानता है लेबर्स को और वो जानता है आपको, मतलब वो एक मीडिएटर की तरह काम करेगा, लेबर्स आपको वो पहुंचवा देगा। हाँ, अब आप कहो कि भैया हाँ हेलो, अरे हमको 10 मैनेजर की जरूरत है, तब नहीं ला पाएगा, वो लेबर ही लाएगा, इसलिए उसका नाम क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा पार्टी रिकमेंडेशन की। रिकमेंडेशन मतलब होता है कि मान लो कोई ओल्ड इंप्लॉय है और ओल्ड इंप्लॉय कहता है कि सर ये मेरा भाई है, दिस इज माय ब्रदर, और ये बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा है, इसको आप जरा हमारी नौकरी पर रख लीजिए, ठीक है, मेरी जगह नहीं, इसको भी नौकरी दे दीजिए, बहुत मेहनती है, पढ़ा लिखा है, हमारा ब्रदर है। अगर कोई ओल्ड इंप्लॉय किसी के बारे में क्या लगाता है, रेफरेंस लगाता है, या फिर किसी को रिकमेंड करता है, रेफरेंस लगाता है, या फिर किसी को क्या करता है, रिकमेंड करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रिकमेंडेशन। हाँ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर मैंने आपको बता दिया। और 8th आता है वेब पब्लिशिंग। अब वेब पब्लिशिंग किस स्टूडियो का नाम है, ध्यान से सुनो। वेब पब्लिशिंग में बेसिकली आता है बेटा naukri.com का नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, naukri.com। इसके अलावा आपने इंडीड अगर सुना हो तो
इसके अलावा आपने लिंक्डइन जरूर सुना होगा, आजकल लिंक्डइन बहुत फेमस है, तो लिंक्डइन बहुत सुना होगा आपने। naukri.com, इंडीड और लिंक्डइन वगैरह कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अपने क्या कर सकते हो, कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट डाल सकती है कि हाँ भाई आओ और हमारे यहाँ के अप्लाई करो, और कैंडिडेट क्या कर सकता है, आके अप्लाई कर सकता है। तो कैंडिडेट का काम है कि भैया क्या कर ले, अप्लाई कर ले अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये पूरी है कहानी, अलग अलग सोर्सेस मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं इनके मेरिट्स या इनकी लिमिटेशन की। यार सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि अगर इसके मेरिट क्या है। देखो अगर आप बाहर से रिक्रूटमेंट करोगे ना तो आपको क्वालिफाइड लोग मिलेंगे, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपकी चॉइस बहुत बढ़ जाएगी। देखो इंटरनली जब आप लोगों को हायर कर रहे हो तो 2 ही 4 लोग हैं जो उस काम को अच्छे से समझते हैं। आप बाहर से करते हो तो आपकी चॉइस बढ़ जाती है, ज्यादा लोगों में आपकी चॉइस हो जाती है। जैसे आप मिंत्रा में सामान खरीदने आते हो, मिंत्रा में डालो शर्ट, तो बेटा कम से कम 1,00,000-2,00,000 शर्टें आ जाएंगी। अगर आप दुकान वाले के पास जाओ शर्ट खरीदने, कितनी शर्ट दिखाएगा, कितनी, उसका भी तो पेशेंट जवाब दे जाएगा 10, 15, 20, 25, 30, 50, कहां 1,00,000 शर्टें और कहां 50 शर्टें। वाइडर चॉइस है मिंत्रा पे या फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे या अजियो पे या मीशो पे। ऐसे ही वाइडर चॉइस देता है आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहला आता है वाइडर चॉइस। द मैनेजमेंट हैज अ वाइडर चॉइस इन सिलेक्टिंग द पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट। यहां पे चॉइस जो है वो वाइडर हो जाती है। इसके अलावा क्वालिफाइड लोग आपको मिल जाते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। ठीक है, मैनेजमेंट क्वालिफाइड और ट्रेन लोगों को स्टिमुलेट कर सकता है कि आओ और हमारे यहां वैकेंसीज ट्राई आउट करो। फ्रेश टैलेंट की बात की जाए तो फ्रेश टैलेंट का मतलब क्या है कि भैया आपके ऑर्गेनाइजेशन में नया खून आएगा, यानी कि आज का यूथ आएगा, यंग लोग आएंगे और ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर इंटरनल वाले लोगों को लगेगा कि नहीं भैया एक्सटर्नल वाले लोग भी आ सकते हैं, तो वो मेहनत से काम करेंगे, कंपटीशन की भावना भी तो बढ़ेगी ना, उनके आपस के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा। एक्सटर्नल सोर्सेस, उनके आपस के बीच में क्या बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि अब समय आ चुका है आउटसाइडर से कॉम्पीट करने का। और पांचवा है लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म। अब मैनेजर क्या होता है, मैनेजर बेटा बायस हो जाता है पुराने लोगों को लेके। मैनेजर क्या हो जाता है, बायस हो जाता है पुराने लोगों को लेके, या पक्षपाती हो जाता है। ठीक है, बायसनेस समझते ना, किसी एक का हमेशा साइड लेना। ठीक है, जैसे बिग बॉस में सलमान खान पूजा भट्ट की साइड लेते रहते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, किसी एक का साइड लेते रहना, तो बायसनेस। अब अगर बाहर के लोग आएंगे ना तो बायसनेस धीरे धीरे कम होगी, फेवरेटिज्म है ना, यानी कि भैया पसंदीदा मेरा। जैसे हर टीचर का, आप जब स्कूल में हो तो आपके स्कूल आपके क्लास में भी कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो टीचर का फेवरेट होगा। ठीक है, टीचर हर बात उसकी मानती होगी, वही मॉनिटर होगा, वही कॉपियां जमा कराता होगा, वही सब कुछ करता होगा। तो कहने का मतलब है कि भैया फेवरेटिज्म का चांस कम हो जाता है जब बाहर के लोग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। ओके जी, बात करते हैं लिमिटेशन की। और लिमिटेशन में अब आप बताओ, अगर एक्सटर्नल सोर्स के लोग आएंगे तो सबसे पहला लिमिटेशन तो जो मैं लॉजिकल सेंस में बता सकता हूं वो ये बता सकता हूं कि अगर बाहर से लोग आएंगे ना तो जो एग्जिस्टिंग इंप्लॉइज है ना, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, वो कहेंगे अच्छा 20 साल से नौकरी की हमने, इस कंपनी को बनाया हमने, अब बाहर वाला आएगा प्रमोशन लेने। ठीक है, मतलब कि सबसे पहली बात कि अगर आप बाहर वालों को करते हो, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है ना उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आएगा। ठीक है, उनको यह लग सकता है, दे मे फील दैट देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस्ड। उनको लग सकता है कि अब उनके चांसेस प्रमोशन के कम हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारा पैसा खर्च होता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे भैया, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट भी देना है, फिर सिलेक्शन भी करना है, तो बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये एक कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि बहुत मनी यहां पे आपको खर्च करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट वगैरह पे। लेंदी भी है। हाँ, लेंदी क्यों कह रहे हैं, लेंदी का मतलब है क्योंकि भैया ये बहुत टाइम लेता है। आपको रिक्रूटमेंट करोगे, इन्विटेशंस दोगे, अप्लाई करेगा आदमी, अप्लाई करने के बाद आप क्या कहते हैं उसको ना, उसका स्क्रीनिंग करोगे, फिर टेस्ट लोगे, फिर इंटरव्यू लोगे, फिर जांच करोगे, शरीर की मेडिकल एग्जामिनेशन करोगे, फिर आप उसको नौकरी दोगे। तो टाइम बहुत लगता है। और जो अगला बड़ा खतरा है वो ये खतरा है कि भैया रॉन्ग सिलेक्शन हो सकता है, कि आप रॉन्गली सिलेक्ट कर ले लोगों को। रॉन्ग सिलेक्शन हो सकता है कि आप लोगों को गलत लोगों को आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। गलत माने जो कामचोर हो, जो नालायक हो, जिनको कुछ ना आता हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उन लोगों को सिलेक्ट कर लें अगर आप बाहर से कर रहे हैं। तो ये कुछ खतरे हैं।
और अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूं और आंसर भी खुद ही दे दूंगा। हाँ, क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। क्या दिक्कत है, क्या डिफरेंस है वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस में। देखो, याद करने का तरीका पहले मतलब बताता हूं, फिर याद करने का तरीका। वर्कलोड एनालिसिस एम्स टू डिटरमाइन द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड। वर्कलोड में पता लगता है कि कितने लोगों की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, वर्कलोड मतलब लोड कितना है या कितने लोगों की जरूरत है। और वर्कफोर्स बताता है कि कितने लोग अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ वर्कफोर्स अवेलेबल। बेसिकली दो वर्ड निकल के आते हैं। वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है, वर्कफोर्स का मतलब होता है कितने इंप्लॉइज अवेलेबल हैं, और वर्कलोड का मतलब होता है कितने इंप्लॉइज रिक्वायर्ड है। कितने इंप्लॉइज क्या है, कितने इंप्लॉइज रिक्वायर्ड है। वर्कलोड का मतलब है कितने लोगों की जरूरत है, और वर्कफोर्स का मतलब है कितने लोग ऑलरेडी हैं। लोड से निकाल लो ना कि कितने लोग, कितना लोड है और कितने लोगों से पूरा होगा, कितने लोग उस काम को करेंगे, यानी रिक्वायर्ड कितने। और वर्कफोर्स का मतलब है कि ऑलरेडी कितने लोग अवेलेबल हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको रिक्रूटमेंट प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब रिक्रूटमेंट के बाद हम जानने वाले हैं अपने सिलेक्शन के बारे में, और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को। लाइक का बटन जरूर दबा देना, और ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों तक पहुंचाना जो जिसके साथ भी आप स्कूल वगैरह में पढ़ाई कर रहे होगे। थैंक यू।